So, hello Bachcha Party. I am your educator Arshian Sari. I hope you all are doing very well. Last 10 days for NEET 2026. कैसे प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रेस हो रहा है, बैकलॉग का इशू हो रहा है, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, डोंट टेक स्ट्रेस, जस्ट स्टे कनेक्टेड विद मी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन्हीं 10 डेज़ को स्ट्रैटेजिकली हम लोग प्लान करके 350 प्लस के जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे स्कोर करने वाले। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बेटा जो कि मैं हाईलाइट कर रही हूँ, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला कि रिवीजन किस तरह से करें कंप्लीट सेल बायोलॉजी को, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। आज हम लोग पहले तो रिवीजन का सेशन करने वाले हैं, ये देखने वाले हैं कि कौन सा क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या नहीं करनी है। ठीक है, तो पॉइंट वाइज हम लोग इसको बेटा देखते चलेंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़, पहली चीज़ बेटा क्या करनी है, सबसे पहला तो रिवीजन। ठीक है, अब रिवीजन में देखिएगा बेटा क्या होगा। रिवीजन में लेट मी 1 सेकेंड। रिवीजन बेटा देखिए करना कैसे है। जब भी आप कंप्लीट सेल बायोलॉजी का रिवीजन करेंगे वहाँ पर हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम रिवीजन कर रहे हैं तो 2 कैटेगरीज होती हैं रिवीजन की। एक तो वो वाला रिवीजन बेटा जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बेस्ड साल भर पढ़ा हुआ है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड वाले में क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है रट्टा मारने की। एक बार उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है और वो आपका 2 या 3 दिन के गैप में रिवीजन होते रहना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा वाला जो पोर्शन होगा वो होता है फैक्ट और डेटाबेस। एक तो हमारे पास हो जाता है कॉन्सेप्ट जिसमें हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग करनी। दूसरा आपका बेटा हो जाता है डेटा बेस्ड। डेटा बेस्ड का मीन्स हो गया जैसे कि अगर आप कॉन्सेप्ट बेस्ड की बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होगी, सेल बायोलॉजी होगी, सेल डिवीजन हो गया, ये सारे कैसे हैं, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। ये कैसे होंगे, एक बार जो कॉन्सेप्ट आ गया, जो न्यू न्यू डिस्कवरी होती है वो उसमें ऐड होती जाती है। डेटा बेस्ड में बेटा क्या होता है, ये डेटा जैसे कि अब अगर आप जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखें, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन देखें, तो यहाँ पर क्या होता है, इसका डेटा चेंजेबल भी हो सकता है। ठीक है, 2 तरह से पहले तो रिवीजन करना है। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है उनकी प्रॉपर अच्छे से रीडिंग करनी है। जो डेटा बेस्ड आपके होंगे वो क्या करनी है, आपको 1 घंटे का निकाल के जो भी डेटा है उसको एक ही पेज में अरेंज करके उसे बार बार रिवीजन करने की आपको टैक्टिक्स जो हैं ये फॉलो करनी है। थर्ड आपका है कुछ क्वेश्चन जो कि NCERT पर होते हैं फैक्ट बेस्ड। फैक्ट बेस्ड क्या है, ये फैक्ट हैं, ये चेंज नहीं हो सकते हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, तो इनको भी आपको करना है। अब रिवीजन में 3 चीज़ें हम लोगों ने कर ली। पहला तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट बेस्ड जो था उसका रिवीजन किया, डेटा बेस्ड का रिवीजन किया, और फैक्ट बेस्ड जो भी चीज़ें थी इनको हम लोगों ने अच्छे से रिवीजन कर लिया। ठीक है, सेकंड पॉइंट बेटा देखिए आपका क्या है, 350 प्लस का अगर आपको स्कोर करना है बायोलॉजी में तो आपको क्या चीज़ें करनी है। पहला तो रिवीजन हो गया, दूसरा आपका है एक स्ट्रैटेजी मेकअप करिए। ठीक है, स्ट्रैटेजी बेटा मेकअप करिए कि 10 डेज़ में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला तो रिवीजन, फिर इसके बाद आ जाता है PYQ। PYQ में बेटा क्या करना है, PYQ में देखिए क्या करना है, जो टॉपिक आपने रिवीजन किया हो, जो टॉपिक आपने पढ़ा, ठीक है, उसका क्या है, उसी टॉपिक का आपको रिवीजन भी करना है। कैसे, PYQ सेशन के थ्रू। जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ा लिविंग वर्ड का, ठीक है, लिविंग वर्ड के उसी टाइम जैसे ही आपने टॉपिक फिनिश किया उसी टाइम आप PYQ सेशन उसका भी करेंगे। फिर सपोज़ आपने नेक्स्ट डे किया सेल डिवीज़न का, तो आपको क्या करना है, सेल डिवीज़न का तो आप कर ही रहे हैं लेकिन जो पिछला टॉपिक आपने किया हुआ था वो भी आपको रिवीजन करना। ठीक है, PYQ आपके कैसे हो जाएंगे, एक तो होगा डेली बेसिस पे कि आपको डेली टॉपिक से रिलेटेड PYQ करने हैं। दूसरा आपका होगा मॉक टेस्ट के फॉर्म में। मॉक टेस्ट एग्ज़ाम जो बेटा होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 10 डेज़ रह गए हैं आपके, 10 डेज़ में आपको क्या करना है, एटलीस्ट 5 to 6 मॉक पेपर तो आपको अटेंड करने ही करने हैं। बच्चे कह रहे हैं कि सर टाइम नहीं है, इश्यूज़ हो रहे हैं, टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। 10 टेस्ट की मैंने सीरीज़ लॉन्च करी थी, तो टेस्ट अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं तो 5 to 6 आपको देने ही देने हैं हर हाल में, क्योंकि सबसे अच्छा रिवीजन का मेथड जो होता है वो यही होता है। आपने कोई टेस्ट दिया, ठीक है, अब इस टेस्ट का आप क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे कहाँ कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। एग्ज़ाम से पहले जितनी मिस्टेक आप अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं उतनी फाइंड आउट करिए, और फिर उसके बाद जहाँ जहाँ पर आप गलती कर रहे हैं उसको नोटबुक में और बुक में दोबारा से जाइए, उसको कॉन्सेप्ट को दोबारा से देखिए और माइंड में उसे फिर से बिठाइए। ठीक है, तो एक आपका जो टेस्ट पेपर है उसकी एनालिसिस आपको करनी है, और जो भी उसमें मिस्टेक्स हो रही हैं
ये मिस्टेक्स आपको इम्प्रूव करनी है। ठीक है, अब दो चीज़ें हो गई, पहला तो हो गया हमारा रिवीजन, दूसरा हो गया मॉक टेस्ट जो है वो देना क्यों ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, कोई भी चीज़ बेटा आपको जो न्यू ऐड है, न्यू ऐड नहीं करना है। जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, न्यू कुछ भी ऐड नहीं करना है। जो कॉन्सेप्ट, जो फैक्ट्स, जो डेटा एनालिसिस आपने साल भर में पढ़ी हैं वही आपको करनी है, न्यू कुछ भी नहीं ऐड करना, उस पर ही फोकस रहना है। देन फिफ्थ है आपका बेटा लेबलिंग। लेबलिंग में क्या होगा, डायग्राम्स जो होते हैं उनसे भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स इसमें क्या है, बेसिकली जो मॉर्फोलॉजी वगैरह के होते हैं, कि एग्जांपल हम लोग ले ले रहे हैं, मॉर्फोलॉजी के जो डायग्राम्स होते हैं इसमें लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जब करेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि हमें लेबलिंग भी जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सिक्स चीज़ बेटा जो आपको नहीं करनी है, डोंट टेक पैनिक। पैनिक तो बिल्कुल ही नहीं होना है। पैनिक अगर आप होंगे तो चीज़ें ख़राब होंगी ही होंगी। ठीक है, स्ट्रेस जो है आपका, इसको ओवरकम करिए। ये हो ही इसीलिए रहा है कि आप टाइम जो है उसको नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं। एक एक वाला आपका सेशन है बेटा टाइम टेबल, जितना भी टाइम आपका रह गया है इसको अरेंज करिए कि कितने टाइम में आपको रीडिंग करनी है। अगर आपको 6 आवर्स की रीडिंग, 6 आवर का जो रिवीजन है वो करना है, 2 आवर में आपको PYQ सेशन सॉल्व करने हैं। फिर जो आपके 2 आवर्स हैं इसमें आप जो आपके टॉपिक वीक टॉपिक हैं, ठीक है, उनको फुलफ़िल करना है। तो इस तरह से आपका जो 8 पॉइंट्स है ये आपका कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट 9 और 10 में आपको क्या करना है, जितना भी आपका एनालिसिस आया है, जितना भी आया होगा, कम आया हो, ज़्यादा आया हो, तो आपको उसको नोट डाउन करना है। ठीक है, जो टेस्ट आप दे रहे हैं इसके क्या होंगे, एनालिसिस इसका नोट डाउन होगा। सपोज़ अब फर्स्ट टाइम में 250 आया है, फिर सेकेंड टाइम में 300 आ गया, फिर हो सकता है 300, 1, 4 या 5 आ जाए। तो ये डेटा की एनालिसिस आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपको नेक्स्ट करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। फिर 10 बेटा देखिएगा, जो पैसिव रीडिंग है, जो भी टॉपिक आपके प्रिपेयर हैं या फिर नहीं प्रिपेयर हैं उसमें क्या करना है, आपको पैसिव रीडिंग करनी। पैसिव रीडिंग का मीन्स ये हो गया, आपने जो भी NCERT की बुक रीड करी हुई है या फिर नोट्स बनाए हुए हैं उसे पैसिवली एक बार टर्न करके देखते जाना है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू। अगर आप लोग कहेंगे कि नीट के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ पर से कौन से चैप्टर डेटा एनालिस्ट वाले हैं या फिर कौन से चैप्टर कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं या फिर कौन से फैक्ट बेस्ड हैं, तो इनको अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट जो सेशन होगा, चैप्टर होगा, उसमें मैं आपको बता दूँगी कि क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या नहीं करनी है। सो थैंक यू।